नमस्कार साथियों, अंग जी के जीएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग प्रतियोगिता दर्पण के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज रिवीजन कर रहे हैं और इस रिवीजन में हम लोग देखेंगे कि उद्योग, व्यापार एवं बैंकिंग से संबंधित जो एमसीक्यू दिए हुए हैं, इस एमसीक्यूज़ को हम लोग रिवीजन के तहत जो है करके आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग इसका देख रहे हैं। पहला है कि 16वें वित्त आयोग ने अपने सिफारिशें नवंबर 2025 में राष्ट्रपति को सौंपी हैं। इस आयोग की सिफारिशें कब से लागू होंगी? तो इस आयोग की सिफारिश जो है वह आपको लागू हो जाएगी 1 अप्रैल 2026 से। अब इसके बारे में अगर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2026 से यह 16वें वित्त आयोग गठन हो जाएगा, यहाँ से चालू हो जाएगा। अब अगर हम लोग 16वें वित्त आयोग की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष जो है, इसके अध्यक्ष का अगर बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष जो है वो कौन है? अरविंद पनघड़िया। अरविंद पनघड़िया जो है उसका अध्यक्ष हो जाता है। अरविंद पनघड़िया जो है इसका अध्यक्ष है। और इसमें अगर बात करेंगे हम लोग देखते हैं तो वित्त आयोग की अगर हम लोग अपने वित्त आयोग में संविधान की बात करते हैं तो संविधान का अनुच्छेद 280 का 1 जो है 1 भाग के तहत जो है, इसके तहत क्या है कि हमारा जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के तहत जो है राष्ट्रपति इसका अनुमोदन करेंगे, किसका? वित्त आयोग का। और जो है 281 अनुच्छेद के तहत, 280(1) के तहत और अनुच्छेद 281 के तहत जो है, अनुच्छेद जो 281 के तहत में क्या होगा कि जो वित्त मंत्री है, वित्त मंत्री इसको जो है कहाँ पर? तो संसद में पेश करेंगे। संसद में जो है इसको पेश करेंगे। तो इसके तहत 281 के तहत। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका कि वित्त आयोग का गठन सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? तो वित्त आयोग का जो गठन होता है वो सामान्यतः 5 वर्षों के लिए किया जाता है। कितना? 5 वर्षों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें है, यह भी क्वेश्चन है आपका, देख रहे हैं 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है कौन है? तो जैसा कि हम लोग अभी जान चुके हैं, अरविंद पनघड़िया जो है इसके अध्यक्ष है। इसके और अगर हम लोग बात करते हैं इसमें कितने मेंबर हैं, और अन्य मेंबर में जो है 5 मेंबर्स है। अन्य मेंबर जो है 5 सदस्य है, इसमें 5 सदस्य इसमें अलग है। और इस 5 सदस्य में जो है अंश 2 तरह का होता है, पूर्णकालिक सदस्य। तो पूर्णकालिक सदस्य जो है इसमें पूर्णकालिक में 2 मेंबर आता है। पूर्णकालिक में 2 मेंबर में एक हो गया आपको एनी, क्या नाम हो गया? एनी जॉर्ज मैथ्यू है एक में। और दूसरे में हम लोग देख रहे हैं इसी में है मनोज पांडे का नाम आता है। ये दोनों जो है पूर्णकालिक सदस्य है। इसके अलावा पूर्णकालिक सदस्य के अलावा भी जो है इसमें अंशकालिक हम लोग अगर बात करते हैं तो उसके बाद जो है 3 अंशकालिक, मतलब आंशिक रूप से कुछ समय के लिए जो है अंशकालिक मेंबर भी है, इसमें है अंशकालिक। तो अंशकालिक में कौन कौन है? तो एक है आपको सौम्य कांति घोष। क्या नाम है? तो इसका नाम हो गया आपका सौम्य कांति घोष। ये देखेंगे, ये इम्पोर्टेंट नहीं है बट इसको सिर्फ जान लीजिए थोड़ा सा। 1 नंबर में। और 2 नंबर में कौन है? टी रविशंकरन। ये आरबीआई का जो है डिप्टी गवर्नर भी है। कौन? टी रविशंकर जो है ये आरबीआई से रिलेट सकते हैं, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। और 3 नंबर में अगर हम लोग देखते हैं तो ऋतिक पांडे हैं। 3 नंबर में ऋतिक पांडे हैं। और यह जो 3 नंबर वाले ऋतिक पांडे हैं, यह आपका आरबीआई का सचिव है, सेक्रेटरी जिसको बोलते हैं, यह जो है सचिव के रूप में है। इस तरह से हम लोग 5 सदस्य को देख लिए। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है
कि केंद्र सरकार द्वारा गठित 8वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है ना। ये वित्त आयोग, सॉरी आगे था वो वित्त आयोग, और यह जो है वेतन आयोग है। तो इस वेतन आयोग का जो है अध्यक्ष है रंजना देसाई। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी बन जाता है, रंजना देसाई जो है यह है इसके 8वें वित्त आयोग के रंजना देसाई। बीबीआई क्वेश्चन हो गई। नेक्स्ट है कि स्थिर मूल्य पर जीडीपी के आकलन के आधार वर्ष वर्तमान में 2011-12 है। यह आधार वर्ष अब कौन सा हो जा रहा है? मतलब क्या है कि अभी आधार वर्ष को अब परिवर्तन करने की बात की। पहले यह आधार वर्ष था जिसका कि मापन, आधार वर्ष का मतलब ही होता है आपका कि जो जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का कीमत अभी जो है 100 रुपया है, तो 100 रुपया, जैसे मान लीजिए कि किसी की वस्तु की कीमत जो है 2011-12 में यह जो है 11-12 में जो है 100 रुपया था, तो इसको आधार वर्ष उसी मतलब इस 100 रुपया में कितने रुपये की बढ़ोतरी हुई उसको जो मापने के लिए उसको जीडीपी किया है। उसको कितने मान लीजिए 100 रुपये में अगर अभी का बढ़ोतरी हम देखते हैं तो 150 हो गया, तो ये 50% बढ़ा है, यानी कि 50% जीडीपी बढ़ा है। तो जो आधार वर्ष होता है उस आधार वर्ष में उस किसी वस्तु की कीमत को मान लिया जाता है, और उस कीमत से कितना का ग्रो हुआ उसी ग्रोथ को माना जाता है कि उतना प्रतिशत वो बढ़ा है। यानी अब इसको पहले यह 2011 और 12 था, और इसको अब जो है कर दिया गया है कितना, तो इसको जो है 22-23, 11 दूना 11 को 11 था, तो इसमें बस याद रखिए 11 दूना का 22 यानी 2022-23 कर दिया गया है। नेक्स्ट अगर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है जीडीपी आकलन नया आधार वर्ष सुझाने के लिए वही की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। मतलब कोई जो नया जीडीपी आकलन किया जाएगा, आधार वर्ष जो चेंज करने की बात कही जाए, तो इसके समिति के जो अध्यक्ष हैं वो उसको बनाया गया है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, विश्वनाथ गोल्डर को बनाया गया, विश्वनाथ गोल्डर को। नेक्स्ट उपभोक्ता सूचकांक, वो था आपका जीडीपी, और ये है उपभोक्ता सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको हम लोग CPI बोलते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसकी गणना जो है के लिए आधार वर्ष वर्तमान में कितना है, तो 2012 है, 2012 गणना वर्ष वो था जीडीपी का। और ये हो गया आपका उपभोक्ता, यानी कि कंज्यूमर जो कंज्यूम कर रहा है, जो खुदरा हम लोग करते हैं उसके बात कर रहा है, तो उसके आधार वर्ष हम लोग जो देखते हैं तो 24 कर दिया गया, 2024 इसको कर दिया गया नया आधार वर्ष। पहले 12 था तो दुगना कर दिया, बाद में 24 कर दिया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें तो हिंदुजा समूह के चेयरमैन गोपी चंद हिंदुजा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इनको जो है इनकी किस देश से नागरिकता प्राप्त थी, तो ब्रिटेन से इसकी जो है नागरिकता प्राप्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृषि मंत्रालय के फाइनल जो आकलन किया गया, अनुमान लगाया गया है 24-25 में देश में तिलहनों का कुल उत्पादन कितना रहने का उम्मीद है। देश का कुल उत्पादन जो है वो कितना रहने का उम्मीद है, इस चीज़ को देखते हैं। तो यह है 430 लाख टन, 430 लाख टन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में निम्नलिखित में से किस दाल का उत्पादन केवल खरीफ के तहत होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन पे ध्यान देखेंगे, जहाँ लिखा हुआ है केवल खरीफ जब बोलेगा तो इसमें आंसर हो जाएगा तूर का मतलब आपको पता होना चाहिए ये क्या है, अरहर होता है। अरहर को ही हम लोग तूर बोलते हैं, अरहर को क्या बोलते हैं, तूर बोलते हैं। और इसमें एक और जान लीजिए, अगर सिर्फ बोलते हैं यहाँ पे खरीफ रहता, ओनली नहीं लगा हुआ था, केवल नहीं लगा हुआ रहता, तब आंसर हो जाता इनमें से सभी। लेकिन चूंकि केवल लग गया है, केवल के लिए सिर्फ और सिर्फ तूर हो जाएगा। और इसमें अगर हम लोग बात करते हैं कि इसका कभी कभी पूछ लिया जाता है कि खरीफ का जो होता है, खरीफ का कब बुआई होता है और कब जो है कटाई होता है। तो खरीफ का जो बुआई होता है, बुआई को जान लीजिए, बुआई जो होता है वह कब होता है, तो बुआई जून जुलाई माना जाता है इसका, जून और
जुलाई में माना जाता है। और अक्टूबर नवंबर सितंबर अक्टूबर जो होता है, अक्टूबर नवंबर मान के चलिए, अक्टूबर नवंबर जो है इसका कटाई हो जाता है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं हम लोग। चीनी जो है वर्ष 2025-26 में भारत के किस राज्य में चीनी का उत्पादन सबसे अधिक का अनुमान लगाया गया है? तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो महाराष्ट्र में अनुमान लगाया है सबसे अधिक, लेकिन इससे पहले जो है उत्तर प्रदेश था, लेकिन अभी जो है महाराष्ट्र में लगाया गया है। इसमें से एक और चीज़ जान लीजिए कि इस चीनी का जो है फिलहाल में महाराष्ट्र में हो गया, लेकिन इसका कटोरा किसको कहा जाता है चीनी का? तो उत्तर प्रदेश को जो है चीनी का कटोरा कहा जाता है, कटोरा कहा जाता है किसको? तो उत्तर प्रदेश को। लेकिन अभी जो है जो उत्पादन की बात की गई है यह महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं कि भारत की किस कंपनी ने यात्री विमानों के निर्माण के लिए सहयोग के लिए रूसी कंपनी के साथ अनुबंध अक्टूबर 2025 में किया है? रूसी कंपनी है उसके साथ में जो अनुबंध संधि बंदी किया है, उसके साथ में टाई अप हुआ है, तो कौन सा है भाई? इसमें हम लोग देख रहे हैं तो ये हो गया हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है इसके साथ में किया गया है। नेक्स्ट है नई दिल्ली में नवंबर 2025 में नई दिल्ली में आयोजित 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का थीम क्या था? भी एकदम से स्टार मार्क कर लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका था आपको एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 14 में आपको आंसर देना है। 44वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का फोकस राज्य कौन सा था? जानते हैं, आप पढ़ाया गया है। फोकस राज्य जो है इसमें था झारखंड। झारखंड जो था इसका फोकस राज्य था, फोकस राज्य के रूप में झारखंड था 44वां। नेक्स्ट है भारत में निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों में किस बैंक का बाजार पूंजीकरण यानी कि बाजार मार्केट कैपिटल सर्वाधिक है? एम का मतलब हो गया आपको मार्केट कैप का मतलब हो गया कैपिटल, मार्केट कैपिटल। तो मार्केट कैपिटल सबसे ज़्यादा किस वाणिज्य बैंक का है प्राइवेट में? तो HDFC का, HDFC। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग व्यापार जगत का एक प्रमुख संगठन है? व्यापार जगत का एक प्रमुख संगठन है, तो इसमें आंसर हो जाएगा फिक्की। अभी चारों हम लोग इसको देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपको क्या? तो फिक्की इसका आंसर हो जाएगा व्यापार जगत में। फिक्की के बारे में थोड़ा सा जानकारी हो जाना जरूरी है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्की हो गया। अगर यदि हम लोग फिक्की की बात करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं फेडरेशन है ना, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर है ना, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहा जाता है, एंड इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बोला जाता है। फेडरेशन ऑफ कॉमर्स कहा जाता है इसको, इंडस्ट्री के रूप में फिक्की। और ये फिक्की जो होता है, फिक्की एक क्या है? ये फिक्की, इसको जान लीजिए फिक्की के बारे में। फिक्की का जो है यह जो कब आया फिक्की? तो 1927 में इसका गठन हुआ, और इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ है? दिल्ली में। फिक्की का मुख्यालय कहाँ हो गया? दिल्ली में। 1927 में आता है। यह काम क्या करता है? तो जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और प्लस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, जो व्यापारिक वाला है, दोनों के बीच में जो सामंजस्य स्थापित करता है, सामंजस्य जो है दोनों के बीच में स्थापित करके व्यापार को सुगम बनाता है, ये है गया फिक्की का काम होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं इरडा की अगर बात करेंगे तो इसको सारा देख लेते हैं मल्टीपल ढंग से। इरडा क्या हो गया आपको? इरडा होता है इंश्योरेंस है ना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट
डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है इसको, ठीक है ना। और यह कब अस्तित्व में आया है? 1999 में इसकी स्थापना हुई और इसका जो है हैदराबाद में मुख्यालय है। हैदराबाद में, मतलब जितना भी इंश्योरेंस कंपनी है उसका रेगुलेटरी बॉडी ये है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्राई का क्या है भाई, तो ट्राई को देख लेते हैं। ट्राई को पता होना चाहिए आपको, ट्राई है क्या। ट्राई हो गया टेलीकॉम, है ना, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको, ट्राई। ये क्या है, जो टेलीकॉम जो कंपनियां हैं जितनी भी, उस पर ये रेगुलेट करती है, उसको देख रेख करती है। और इसका जो है गठन कब हुआ था, कब स्थापना हुआ, तो 1996 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो दिल्ली में इसका मुख्यालय हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो सेबी को देख सकते हैं। सेबी क्या करता है, सेबी जो मार्केट है हमारा, उसका सिक्योरिटी मार्केट का जो है, इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज, CHANG, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये हो गया सेबी का फुल फॉर्म। और इसकी स्थापना जो है 12 अप्रैल 1988, 1988 जो है इसकी स्थापना हो गया। किस अधिनियम, इसका एक अधिनियम बना था 1992, 1992 अधिनियम था, रेगुलेटरी बॉडी का अधिनियम, उसी के तहत हुआ था। मुख्यालय कहाँ हो गया इसका, तो मुख्यालय हो गया मुंबई। मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई इसका मुख्यालय हो गया। चलिए, सारे फैक्ट्स को हम लोग देख लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस की। अगर हम लोग बात करते हैं, भारत के किस शहर को पाक कला या गैस्ट्रोनोमी श्रेणी, पाक कला या गैस्ट्रोनोमी श्रेणी में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में अक्टूबर 2025 में शामिल किया गया था। तो इसका आंसर है आपको लखनऊ में शामिल किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस दिन भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई 1 जुलाई कब भाई, तो 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी, 1 जुलाई 1955 को। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में SBI का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस दिन भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी, तो यह स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956, 55 में SBI का हुआ था और 1956 में जो है LIC, और LIC का भी मुख्यालय आपको कहाँ पड़ता है, तो मुंबई में ही पड़ता है इसका भी मुख्यालय। नेक्स्ट अगर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कुल कितने किस्तें पात्र किसानों को नवंबर 2025 तक दी जा चुकी है। अभी तक 2025 तक जो है वह जो है 21 किस्तें जो है किसानों को मिल चुका है। अभी इसके बारे में थोड़ी सी बात हम लोग देख लेंगे, 21 किस्तें मिल चुका है। तो और क्या क्या क्वेश्चंस इस फैक्ट से बनते हैं। PM सम्मान निधि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका जो है काफ़ी बराबर क्वेश्चंस यहाँ से रहते हैं। तो इसके बारे में 3 डायमेंशनल हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले जो है इसका कब हुआ। 1 दिसंबर, है ना, दिसंबर की हम लोग बात करते हैं, तो यह है 1 दिसंबर 2018 से इसका मतलब जो इम्प्लीमेंटेशन किया गया था, इसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया था, मतलब कार्यान्वित किया गया था 1 दिसंबर 2018 को। इसमें क्या है, इसमें किसानों को जो होता है, जो किसान है उस किसान को जो है 6,000 रुपये पूरे साल भर में, पूरे 12 महीने में, 12 मंथ्स में दिया जाता है।
और 2000 किस्तों में दिया जाता है। 2000 किस्त करके दिया जाता है पूरे साल भर में किसानों का। और इसके जो पात्र किसान है, पात्र किसान में कौन कौन होते हैं देख लीजिए। पात्र किसान में वे लोग होंगे जो कि जिसके नाम से ज़मीन होनी चाहिए। ज़मीन जो है वो जो पात्र किसान है उसी के नाम से होना चाहिए, पात्र किसान के नाम से होना चाहिए, पात्र किसान के नाम से होना चाहिए। या तो किसान हो या कोई अगर दे संस्थागत किसान हो उसके भी नाम से हो तो उसको भी दिया जा सकता है। अब इसमें कौन कौन नहीं है, जैसे अगर कोई किसान है पेंशनर है, नहीं मिलेगा। पेंशनर अगर दी है तो उसको नहीं मिलेगा। अगर यदि कोई व्यक्ति है जो आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करता है उसके दायरे में आता है तो इसको भी नहीं मिलेगा। यदि कोई भी किसान है वो जॉब में है या नौकरी कर रहा है, कोई भी नौकरी कर रहा है तो वो किसानी भी करता है, उसके नाम से ज़मीन है तो इसको भी नहीं मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के वैसे किसान जिनका ज़मीन उनके नाम पर हो लेकिन वो किसी भी तरह से अन्य इनकम उसको प्राप्त नहीं होना चाहिए। अगर कोई अन्य इनकम प्राप्त होता है, आईटीआर कुछ भी होता है तो वो उसके लाभकारी नहीं होंगे। इसके लिए क्या क्या जरूरी है कि आपको जो है केवाईसी, आधार केवाईसी कराना ज़रूरी होता है, आधार केवाईसी कराना होता है। और डीबीटी के माध्यम से, डीबीटी बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र, है ना, डायरेक्ट बेनिफिशियरी इसको हम लोग बोलते हैं, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र, है ना, ट्रांसफ़र बोला जाता है इसको। डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र जो होता है डीबीटी के माध्यम से जो है किसान के खाते में डायरेक्ट ये पैसे चले जाते हैं। तो इस तरह से आज हम लोग एमसीक्यू देख लिए, 20 एमसीक्यू दिया हुआ था, उसके तहत हम लोग रिवीजन किए। और नेक्स्ट फिर हम लोग इसका समसामयिक जो वस्तुनिष्ठ कुछ है उसको रिवाइज करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।